अरे ललिता सुनो, वंदना जीजी का फोन आया था क्या? अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मायरे में क्या देना है। आर्यन ने अंदर आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंदना ने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर आर्यन उदास होकर बैठ गया। अभी अभी ऑफिस से और घर ही आया था। आप घर चले जाते ना उनके। अगर वो लिस्ट नहीं दे रही हैं तो खुद ही लिस्ट मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर नहीं गया था? 3-4 बार जा चुका हूँ। जब भी मैं उनसे लिस्ट मांगता हूँ तो देती ही नहीं है। कहती हैं कि बाद में दूंगी, अभी ज़रूरी काम कर रही हूँ। वैसे भी उनका छोटा सा परिवार है, ज़्यादा कुछ तो देना नहीं पड़ेगा। पर ऐन मौके पर लिस्ट देंगे तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? माना कि परिवार छोटा है, पर शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर हमें थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या मांगेंगी। वैसे भी वंदना जीजी थोड़ी लालची। कहते कहते ललिता रुक गई। आर्यन समझ गया कि ललिता क्या कहना चाहती है, पर वंदना जीजी का स्वभाव ही ऐसा रहा है उसके आगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी अम्मा अंदर से आते हुए बोली, चल आर्यन, मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज मैं खुद ही लिस्ट मांग कर ले आऊंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पर्ची देने में ही रोना आता है। पता नहीं समाज के सामने हमारी नाक कटाना चाहती है क्या? पर माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो चल मेरे साथ, अम्मा ने जिद में कहा तो आर्यन जाने को तैयार हो गया। ललिता फटाफट चाय बनाकर ले आई। हाथ मुंह धोकर चाय पीकर आर्यन अम्मा को साथ लेकर वंदना जीजी के घर रवाना हो गए। अम्मा जी के 2 बच्चे थे, वंदना और आर्यन। दोनों बच्चों में 16 साल का फर्क था। वंदना जहाँ बड़ी थी वहीं आर्यन छोटा, इसलिए वो आर्यन को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी। वंदना शुरू से ही अकेली बच्ची थी, इस कारण से थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, इसलिए आर्यन को चलाना उसके लिए मामूली सी बात थी। दोनों की उम्र का इतना फासला था कि आर्यन उसकी माँ समान इज्जत करता था, इसलिए उसके सामने ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। वंदना शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। आर्यन की शादी में भी उसने ललिता के आए हुए सामान में से काफी सामान हथिया लिया था। तब भी अम्मा बहुत नाराज हुई थी, पर वंदना ने तमाशा कर दिया तो खुद ही ललिता ने उसे सामान ले जाने दिया। यहाँ तक कि उसके बेटे के जन्म के समय भी उसने नेग के पीछे हंगामा कर दिया था। घर में सब जानते थे कि वंदना लालची स्वभाव की है, इसलिए जब कोई तीज त्योहार आता तो पहले उन लोगों को टेंशन होती थी। अम्मा खुद अपनी बेटी के ऐसे स्वभाव से परेशान थी। अब वंदना के बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके थे। उसके बेटे की शादी 7 दिन बाद थी। 2 दिन बाद तो शादी के प्रोग्राम ही शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक उसने और उसके ससुराल वालों ने मायरे की पर्ची नहीं दी थी, जबकि अम्मा और समाज के अनुसार बहन के ससुराल में मायरा देना जरूरी था। खैर अम्मा और आर्यन वंदना के घर पहुंच गए। अम्मा को अचानक घर पर देखकर वंदना उठकर उन्हें अंदर लेवाने के लिए आई। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा वंदना से बोली, वंदना, मायरे की पर्ची कब दोगी तुम? आर्यन कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर काट चुका है। अम्मा, मैं दे दूंगी ना। पर्ची कहीं भागी जा रही है क्या? अरे शादी को 7 दिन ही बाकी रह गए हैं। मायरे में क्या खाली हाथ आएंगे हम तेरे यहाँ? अम्मा ने जवाब दिया तो वंदना बेशर्मी से बोली, अरे अम्मा, मायरा भी 6 दिन बाद है, इतनी क्या टेंशन लेती हो? मेरे भाई भाभी हैं ना, सब संभाल लेंगे। वंदना ने आर्यन की तरफ देख कर ताना मारा। देख वंदना, हमारी कोई खुद की दुकान तो है नहीं कि जिसमें से जाकर सामान निकाल कर तेरे लिए लेकर आ गए। पर्ची देगी तो ही तो सामान लेकर आएंगे, और हमें क्या पता तेरे ससुराल में कितना क्या सामान लगेगा। अगर पर्ची दे रही है तो ठीक है, वरना हम शादी में नहीं आएंगे। अम्मा ने कहा तो वंदना बोली, अरे अम्मा, तुम्हारे दामाद जी को तो आ जाने दो, वो पर्ची बना कर दे देंगे। अब मैं पर्ची बना कर दे दूँ और उन्हें पता ही ना हो तो भला कैसे काम चलेगा? कल को कुछ रह गया तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे शादी पक्की हुए 2 महीने हो गए, तूने अभी तक पर्ची नहीं बनाई। कितनी आलसी है तू। अम्मा, वादा करती हूँ कल मैं पर्ची जरूर से बनवा कर भेज दूंगी, ठीक है?
अगर कल पर्ची नहीं आई तो देख लेना, अपने बेटे की शादी करके बहू खुद ही ले आना। अपने मायके वालों से उम्मीद मत करना कि वो लोग आएंगे, कहकर अम्मा आर्यन के साथ घर चली आई। दूसरे दिन भी अम्मा इंतजार ही करती रह गई, लेकिन वंदना ने पर्ची नहीं भेजी। तीसरे दिन वंदना खुद ही घर पर आई और तो अपने साथ एक पर्ची लेकर आई थी। उसे अम्मा को देकर बोली, अम्मा पर्ची ले आई हूँ, कल तो आना नहीं हो पाया और अब कल से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तो आज ही देने आ गई हूँ। अम्मा ने पर्ची खोल कर देखी तो उसमें 50 साड़ियाँ और 50 ही पैंट शर्ट मांगे गए थे। इसके अलावा वंदना का लहंगा ओढ़नी, कंवर साहब का सूट और दोनों बच्चों के कपड़े अलग से मांगे गए थे। ऊपर से कोई सोने का गहना आरती की थाली में रखने के लिए। पर्ची देखकर अम्मा बोली, अरे वंदना, तेरा इतना बड़ा तो परिवार नहीं है जितने तूने पर्ची में लिख दिए हैं। ये सुनकर वंदना भड़कते हुए बोली, ये तो मैं लूंगी ही, आखिर मैं भी तो दूसरों को लेकर बैठी हूँ, तो उन्हें भी तो दिलवाना ही पड़ेगा। और अगर मायरा इतना ही महंगा लग रहा था तो मायरे की पर्ची देने के लिए क्यों घूम रहे थे? अच्छा होता मायरा देना ही नहीं पड़ता आपको। अम्मा कुछ कहने को हुई तो ललिता ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। वंदना तो अपनी भड़ास निकाल कर वहां से चली गई। पीछे अम्मा ने कहा, लो देखो तुम्हारी बहन को, मैंने पहले ही कहा था कि मुंह खोलेगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इससे अच्छा तो उसकी सास से पूछ लेते, पर तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अम्मा, अगर हम जीजी से नहीं पूछते, सीधे उसकी सास से पूछते तो जीजी बुरा मान जाती। आर्यन ने कहा, उसका बुरा मानना नहीं मानना सब एक बराबर है, कभी किसी से खुश भी हुई है वो? अम्मा बोली और पर्ची वहीं टेबल पर रख कर अपने कमरे में चली गई। ललिता ने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन ने कहा, मुझे लगता है हमें जीजी को ही बुला लेना चाहिए, अपने लिए ड्रेस वो ही देख लेंगी, नहीं तो हमारे लाए हुए में 10 कमियां निकाल देंगी। आपको लगता है कि वो शांतिपूर्वक आएंगी और अपने लिए बेस खरीद कर चली जाएंगी? उम्मीद तो नहीं है, पर जीजी का कोई भरोसा भी नहीं है। हमारा दिया हुआ तो उसे कभी पसंद आता ही नहीं है, तो उसे ही बुला लो, अपने लहंगा खुद ही देख जाएगी और खुद ही अपनी पसंद का खरीद भी लेगी। बाकी लोगों के लिए हम लोग आज ही जा कर ले आते हैं। ललिता को भी आर्यन की बात जच गई। आर्यन और ललिता उसी समय रवाना हुए और सारा सामान खरीद कर ले आए। सिर्फ वंदना के लिए लहंगा नहीं खरीदा। घर आकर उन्होंने वंदना को फोन लगा दिया। जी जी, कल तो प्रोग्राम है, परसों आप आ जाना, जो आपको आपकी पसंद का ड्रेस खरीदवा देंगे। वंदना इस पर राजी हो गई। तीसरे दिन वंदना का वो लोग इंतजार करने लगे, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, वो अभी तक मायके नहीं पहुंची। 3-4 बार फोन लगाने पर भी उसने यही कहा कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। आखिर थक हार कर शाम को उसका फोन आया कि तुम बाजार में पहुँचो, मैं वहीं मिल जाऊंगी। आखिर बाजार में पहुँचे तो वहाँ वंदना अपनी ननद के साथ आई थी। वंदना अपनी पसंद की दुकान पर ही उन लोगों को लेकर गई। वहाँ जाकर उसने ड्रेस निकलवाने शुरू किए, पर वंदना की हेल्थ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी कमर के साइज के लहंगे ही नहीं मिल रहे थे। आखिर थक हार कर दुकानदार ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी कमर के साइज के लहंगे नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी जगह पर एक हैवी साड़ी ले लो, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम लहंगा तैयार करके दे आपको। शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय हमारे कारीगर बिजी हैं। आखिर वंदना को साड़ी ही देखनी पड़ी, लेकिन साड़ी भी फिर भी कोई ऐसी वैसी नहीं। 20-25 हजार से नीचे वाली साड़ी को देखना ही पसंद नहीं कर रही थी। ये देखकर ललिता ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन आर्यन ने इशारे से उसे बिल्कुल चुप करवा दिया और धीरे से कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी वरना जीजी तुम्हारी बात पकड़ लेगी। जब 4-5 साड़ी उसने देख ली तो उसकी ननद बोली, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है? ऊँट की गर्दन ऊंची है तो काटने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई जो कि तुमसे 16 साल का छोटा है, तुम्हारे बच्चे की उम्र का है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवा रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी है 20-25 हजार की साड़ी देखना?
4-5 हजार में भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आती हैं। कुछ तो शर्म आप भी करो। आखिर अपनी ननद की फटकार सुनकर वंदना उससे नीचे साड़ियाँ देखने लगी। 8-10 साड़ियों के बाद उसने 8 हजार की साड़ी पसंद की। साड़ी के बाद उसके साथ की एसेसरीज में ही 4-5 हजार रुपए और खर्च करवा दिए। जब खरीदारी हो गई तो वंदना ने कहा, आर्यन बाजार तो आए ही हैं तो तू कोई सोने का गहना भी साथ की साथ यहीं दिलवा दे। ओ भी मैं अपनी पसंद का ही ले लूंगी। तब आर्यन ने कहा, जीजी हम सोना नहीं रख रहे हैं, उसके बदले में हम तुम्हें नकद ही दे देंगे। अम्मा ने कहा है। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा था ना कि मुझे तो सोने का गहना ही चाहिए। लेकिन वंदना आगे कुछ कहती उससे पहले उसकी ननद बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन क्या भाभी, जब आपकी अम्मा कह रही हैं तो वही बात मानो। आखिर आप अपनी अम्मा से बड़ी तो नहीं हो। और फिर मुंह खोलने से पहले सोच लो, आपकी भी एक ननद है। मैं अपने बच्चों की शादी में अगर ऐसी ही जिद लेकर बैठ गई तो आपका क्या होगा? वंदना बहस करना तो चाहती थी लेकिन ननद के सामने खड़ी थी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर अभी ओ ननद के सामने इस तरह से जिद करती तो कल को ननद के बेटे की शादी में उन्हें भी वही सब देना पड़ता। इसलिए वंदना चुप रह गई। इसके बाद शादी में वो नकद और तोहफों को लेकर ज्यादा बहस नहीं कर पाई।